Hello everyone. So welcome to this new topic, elevation in boiling point. And this elevation in boiling point is a colligative property. So what is elevation in boiling point? So let us see this graph. इस ग्राफ के ऊपर आते हैं हम, और यहाँ पे देखिए कि ये ग्राफ है बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। ये ब्लू लाइन जो है, यहाँ पे जो ब्लू लाइन प्लॉट की है, दिस इज फॉर प्योर सॉल्वेंट। और इस कर्व में देखिए कि वेपर प्रेशर बढ़ रहा है टेम्परेचर के साथ ही। देखिए, तो जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बन जाता है तो इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। सो दिस ब्लू कर्व इज फॉर प्योर लिक्विड। अब हम क्या करते हैं कि इस प्योर लिक्विड में थोड़ा सोल्यूट ऐड कर देते हैं, और सोल्यूट ऐड करने से ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटली हम क्या देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर, ये जो रेड लाइन है, ठीक है, वेपर प्रेशर की कर्व जो है सॉल्यूशन के लिए थोड़ा नीचे आ गई। दैट मीन्स कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज हो गया एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। नाउ ये जो वेपर प्रेशर की कर्व है सॉल्यूशन के लिए, ये वेपर प्रेशर देखिए इंक्रीज हो रहा है, और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बन रहा है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है ये। सो ये जो टेम्परेचर है, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट फॉर योर सॉल्यूशन। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, किससे, प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से। सो ये जो इंक्रीज है बॉइलिंग पॉइंट में, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज हो गया, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बट यहाँ पर आपको एक कंडीशन याद रखनी पड़ेगी कि ये जो सॉल्यूट हमने ऐड किया, इट शुड बी अ नॉन वोलाटाइल। अगर सॉल्यूशन में जो हमने बनाया उसमें सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलाटाइल है, तभी हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलेगी। नाउ अब हम ड्राइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन? सो देखेंगे कि ग्राफ से हमने देखा कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डेल्टा टी बी, ठीक है, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेपर प्रेशर। जितना ये कर्व जो है, जितना ये कर्व इन दोनों कर्व्स के बीच में डिफरेंस होगा, ठीक है, मान लेते हैं ये कर्व यहाँ चली जाती, उस सिचुएशन में जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता वो और ज़्यादा होता। तो जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन जो है वो होगा। तो यहाँ पर हमने ये ग्राफ से देखा कि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। हाँ, एक क्वेश्चन माइंड में और आना चाहिए
कि वेपर प्रेशर क्यों डिक्रीज हो रहा है। देखिए, वेपर्स बनते हैं सरफेस से, ठीक है। तो जब यहाँ पर सरफेस से यहाँ पर देखिए, जब हमने सल्यूट ऐड कर दिया तो ये जो रेड कलर के जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये मॉलिक्यूल्स हैं किसके, आपके सल्यूट के। और ये कैसे हैं, नॉन वोलेटाइल। तो सरफेस के ऊपर जो वोलाटाइल मॉलिक्यूल्स का नंबर है, की संख्या है, वो कम हो गई, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए इस सॉल्यूशन को हमें थोड़ा ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तब जाके इसका वेपर प्रेशर जो होगा वो किसके बराबर बनेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बनेगा। जितना ज़्यादा हीट करना पड़ेगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, दैट मीन्स उतनी ज़्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो ये जो हम रिलेशन ड्राइव करेंगे यहाँ पे, इट इज़ इम्पेरिकल रिलेशन। दैट मीन्स कि इसमें हम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को यूज़ करके कोई रिलेशन यहाँ पर एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। सो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, ठीक है। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि x2 जो है वो मोल फ्रैक्शन है, x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो चेंज इन प्रेशर होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। दिस इज योर रॉल्स लॉ, पढ़ा है हमने। सो दैट मीन्स कि अब मैं डेल्टा पी को यहाँ पे इसको x2 से रिप्लेस कर दूंगा। सो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। सो प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हुए डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के एक्स टू। ओके, के क्या है यहाँ पर, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब आपने पढ़ा है दैट रॉल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। सो x2 का एक्सप्रेशन जो है आपको याद है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट n2 अपॉन n1 प्लस n2। सो इफ अ सोल्यूशन इज डाइल्यूट, दैट मीन्स कि सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स कम हैं और आपके सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि n1 विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन n2। दैट मीन्स कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम n2 को नेग्लेक्ट कर देंगे। डन। तो यहाँ पर x2 फिर किसके बराबर रह जाएगा, n2 अपॉन n1 के, ठीक है। तो इस x2 को हमने जो है वो यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, डेल्टा टी बी किसके बराबर बन गया अब, k इंटू n2 अपॉन n1। प्रीवियस इक्वेशन थी हमारी, यहाँ पे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के एक्स टू, इसमें जो है हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो डेल्टा टी बी की जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बन गया हमारा k इंटू n2 अपॉन n1। इफ W1 किलोग्राम इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास है m1। उस सिचुएशन में n1 कितना हो जाएगा, W1 अपॉन m1। +1 में पढ़ा है ना हमने कि मॉलिक्यूलर मास से बनते हैं 1 मोल, ठीक है। तो 1 ग्राम से कितना बनेगा, 1 अपॉन m1 मोल। और यहाँ पर कितने मोल्स हैं सॉल्वेंट के, W1 मोल्स हैं। तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करके 1 अपॉन m1 इंटू W1, ये किसके बराबर हो गया, W1 अपॉन m1। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमने कैलकुलेट कर दिए, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गई n के बदले में। सो हमारी इक्वेशन जो है ये आ गई, डेल्टा टी बी n2 अपॉन W1 अपॉन m1। फिर डेल्टा टी बी को हम यहाँ तक ले आए, m1 मॉलिक्यूलर मास को ऊपर हमने रीअरेंज कर लिया। नाउ जो हमारी इक्वेशन है उसमें k इंटू m1 आ गया। k क्या था, कांस्टेंट था, m1 इज अगेन अ कांस्टेंट। सो डेल्टा टी बी बिकम्स इक्वल टू के बी। सो के बी किसके बराबर बना, ये
K into m1. This Kb is called molar elevation constant. So डेल्टा टी बी किसके बराबर बन गया, यहाँ पे देखेंगे के बी इंटू एन टू अपॉन डब्ल्यू वन. डन. सो ये एन टू अपॉन डब्ल्यू वन है. अगर डब्ल्यू वन क्या है, 1 किलोग्राम, दैट मीन्स कि एन टू मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है. सो अगर W1 किलोग्राम में, यहाँ देखेंगे कि W1 किलोग्राम में कितने मोल्स हैं सोल्यूट के, N2. तो 1 किलोग्राम में कितने होंगे, अगेन यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, N2 अपॉन W1. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, ये याद रखेंगे, इज कॉल्ड मोलैलिटी. सो N2 अपॉन W1 क्या हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और इसको हम बोलते हैं मोलैलिटी. सो डेल्टा टी बी बिकम्स इक्वल टू के बी इंटू एम. अब के बी की डेफिनेशन, कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट की डेफिनेशन को हम सर्च कैसे करते हैं कि बाकी फैक्टर्स को 1 के बराबर कर दो. सो मोलैलिटी अगर 1 हुई, इसका क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के कितने हुए, 1 मोल. ठीक है. और सॉल्वेंट का मास कितना हुआ, 1 किलोग्राम. ठीक है. तो डेल्टा टी बी की वैल्यू जो है वो के बी के बराबर कब बनती है, जब सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हों, 1 मोल, और कितने किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट हों, 1 किलोग्राम. उस सिचुएशन में देखिए भाई के बी किसके बराबर है, डेल्टा टी बी. के बी के बारे में तो आपको पता नहीं है कि क्या है, लेकिन डेल्टा टी बी तो पता है ना आपको. डेल्टा टी बी है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. सो डेल्टा टी बी जो है वो के बी के बराबर, दैट मीन्स के बी इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है कब, जब मोलैलिटी कितनी हो, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के कितने हों, 1 मोल, जो कि डिसॉल्व किए गए हों 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में. तो उस समय की एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. सो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन हो गई कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट may be defined as the elevation in boiling point when 1 mole of the solute is dissolved in 1 kilogram of the solvent. Done. Next, इसी प्रॉपर्टी में से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से ही हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. सो देखेंगे यहाँ पर हम, ये वैसी ही पूरी कैलकुलेशन है. डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर डेल्टा पी, एम्पिरिकल रिलेशन है, एक्सपेरिमेंट से है, और ये रॉल्स लॉ को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और अल्टीमेटली हम कहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू N2 अपॉन N1. ठीक है. तो पहले भी हमने रिप्लेस किया N1 को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को, W1 अपॉन M1 से. डन. यहाँ पर नया एडिशन करेंगे हम कि अगर W2 ग्राम, याद रखेंगे, W2 ग्राम ऑफ मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, उसको हमने डिसॉल्व किया किसमें, W1 किलोग्राम. ये ध्यान में दें यहाँ पे, W1 किलोग्राम इसका सॉल्वेंट का. ठीक है. उसमें डिसॉल्व करेंगे, और उस सोल्यूट का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, M2 है. ठीक है. तो उस सिचुएशन में N2 कितना हो जाएगा, W2 अपॉन M2. अगेन वही रिपीट करूंगा मैं,
m2 है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वलेंट टू 1 मोल। ठीक है, m2 ग्राम, तो 1 ग्राम किसके बराबर होगा, 1/m2। ठीक है, तो W2 ग्राम लिए हैं हमने, तो कितने हो जाएंगे वो, W2/m2 मोल। इस साइड को हम मोल निकाल रहे हैं। ठीक है, सो W2 ग्राम से सॉल्वेंट सोल्यूट के कितने मोल्स बनेंगे, W2/m2। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर N2 को हमने रिप्लेस कर दिया। देखिए W2/m2 से, तो हमारी इक्वेशन बन गई डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2/m2 ये। ठीक है, तो यहाँ से M2 का एक्सप्रेशन हमारा ये आ जाएगा। सो दिस बिकम्स द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में हम देखेंगे कि अगर हम एक्सपेरिमेंट में ध्यान देंगे कि हमें पता है कि मॉलिक्यूलर मास इसका सॉल्वेंट का अगर हमें पता है, और यहाँ पर हमें केवल कुछ चीज़ें पता होंगी, करनी पड़ेंगी कि सोल्यूट का कितना अमाउंट लिया है, सॉल्वेंट का कितना अमाउंट लिया है, और उस सोल्यूट को उस सॉल्वेंट में डालने से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ। तो एक्सपेरिमेंट से ये 3 चीज़ें अगर हम मिल जाती हैं तो हम M2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सो ये था हमारा टॉपिक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को आपने समझना है कि इट इज इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू द प्योर सॉल्वेंट। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। सो thank you for watching this lecture. Have a nice day.